छात्रों नमस्कार, सुप्रभात। आपका आज जो प्रथम पेपर है शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, इसके अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये आपका प्रथम पेपर है और यूनिट हैगी आपकी सेकंड इकाई। पिछले दिनों हमने वीडियो में अध्ययन किया था कि दर्शन क्या है और इसका अर्थ क्या है। आज हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं के बारे में। परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई हैं और हमारे इस विषय दर्शन को स्पष्ट करती हैं। एक परिभाषा है अरस्तु के अनुसार। अरस्तु की दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के दर्शन ऐसा विज्ञान है जो परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, तो ये अरस्तु के अनुसार परिभाषा है। देखिए यहाँ पर जो मुख्य चीज है वो ये है कि परम तत्व, ठीक है, जो भी हमारे समाज में दर्शन है, दार्शनिक विचारधारा है, वह कहीं ना कहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में परम तत्व जो माना गया है वह माना गया है ईश्वर को। ठीक है, और ईश्वर के ही यथार्थ स्वरूप की जांच करना, अर्थात उसके संदर्भ में विचार करना, उसकी व्याख्या करना, उसको बताना ही दर्शन है। ठीक है, दर्शन क्या करता है? परम तत्व के यथार्थ स्वरूप की जांच करता है। ठीक है, यहाँ पर छोटी छोटी परिभाषाएं हम लिखते रहे थोड़ी, जो आपके अध्ययन में काम आएंगी और आपको बहुत शीघ्रता से ही याद भी हो जाएंगी। ठीक है, ज़्यादा कठिन नहीं है ये। अगली परिभाषा है प्लेटो के अनुसार। प्लेटो ने कहा था पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान ही दर्शन है। ठीक है, अब यहाँ पर परम तत्व को लिया था अरस्तु ने और इन्होंने भौतिक पदार्थों को लिया। ठीक है, अब जो भी पदार्थ है उसका वास्तविक स्वरूप क्या है उसकी व्याख्या करना, उसके विषय में जानना ही दर्शन है। ठीक है, देखिए दर्शन का संबंध जो है, ज्यादातर जो हमारा मूल दर्शन है उसमें परमात्मा से ही लगाया गया है, लेकिन दर्शन के अंतर्गत दार्शनिक के रूप में संसार की प्रत्येक वस्तु को देखने का काम दर्शन करता है। ठीक है, जैसे कपड़े की दुकान पे हम जाते हैं, कपड़े को देखते हैं, ठीक है,
और भी जीवन के अंदर बहुत सारे काम होते हैं, वैवाहिक संबंधों में जाते हैं, लड़का लड़की को देखते हैं, तो वह भी एक दर्शन है। जित फिल्म देखते हैं वहाँ भी एक दर्शन है। मंदिर जाते हैं, देवी देवता के सामने अब दर्शन करते हैं, तो उसको भी दर्शन ही बोलते हैं। ठीक है, तो दर्शन का अर्थ सिर्फ देखना है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई थी और जिसका अर्थ है देखना। ठीक है, और एक मूल अंतर ये भी आप समझ सकते हैं कि भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन दोनों में ही दार्शनिक विचारधाराएं हैं, लेकिन दोनों में मूलभूत अंतर भी है। जो भारतीय दर्शन है वो अत्यंत प्राचीन है, इसके जनक का पता करना बहुत मुश्किल है। हम ये नहीं बता सकते कि इसका जन्म कब हुआ। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वह वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण और अन्य कोई भी ग्रंथ क्यों ना हो, सभी में कुछ ना कुछ दार्शनिकता है, विचार है। भगवत गीता में भी देख सकते हैं आप, तो श्री कृष्ण भगवान का दर्शन, उन्होंने अपने विचारों के माध्यम से निष्काम कर्म भक्ति योग की व्याख्या की है और बताया है। तो जहाँ भी जो कुछ बताया जा रहा है, देखा जा रहा है, चिंतन किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है या विचारों को प्रकट किया जा रहा है, वह सब दर्शन है। तो आप ये मत सोचिएगा कि दर्शन कोई एक अलग चीज है। आप प्रश्न पत्र को परीक्षा में देखते हैं, वहां पर जाके जो उसके बारे में सोचते हैं, वो भी दर्शन है आपका। कोई उस पेपर को बहुत सरल बता देगा और कोई छात्र हो सकता है उस पेपर को बहुत कठिन बता दे। ठीक है, तो प्रत्येक चीज दर्शन है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके प्रति भी यदि आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक या निष्पक्ष कैसे भी हो, आप चिंतन करते हैं, इसको अच्छा समझते हैं या खराब समझते हैं, तो ये भी एक दर्शन है। ठीक है, तो दर्शन हर जगह है, हमें बस उस पर चिंतन करने की, उसकी व्याख्या करने की। यहाँ पर जो व्याख्याएं की गई हैं, ये हमारे बहुत बड़े दार्शनिक थे और इनके फॉलोअर बहुत ज़्यादा थे, इनको मानने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, आगे चलते हैं, एक परिभाषा और देख लीजिए। काम्टे के अनुसार, काम्टे दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है, विज्ञानों का विज्ञान है। बहुत छोटी परिभाषा है, एक बार में याद कर सकते हैं आप। अब आप ये देखिए, तीन परिभाषाएं हैं, तीनों विद्वानों ने, जो हमारे दार्शनिक हैं, इन्होंने यहाँ पर अलग अलग चीजों की व्याख्या की है। ठीक है, इन्होंने विज्ञानों का विज्ञान बताया कि कोई भी चीज है हमारे पास, विषय वस्तु है, तकनीकी ज्ञान है, किसी भी प्रकार की कोई चीज है, तो उसको यथार्थ सत्यता पे लाने का, परखने का काम दर्शन करता है। ठीक है, तो इसलिए इसमें कहा गया है दर्शन विज्ञानों का विज्ञान है। बहुत छोटी परिभाषाएं हैं, आपको बहुत जल्दी याद रह जाएंगी। अगली परिभाषा है डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार, राधा कृष्णन के अनुसार यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर यथार्थता शब्द, जो वास्तव में रियल में है, उसका एक तार्किक विवेचन, तर्क पर आधारित विवेचन, जहाँ पर आप चिंतन ले सकते हैं कि चिंतन किया गया है तर्क के आधार पर, उसके ऊपर विचार प्रस्तुत किए गए हैं। तो दर्शन क्या है? यथार्थता के स्वरूप का तार्किक विवेचन ही दर्शन है। तो ये चारों परिभाषाओं में चारों अलग अलग बातें मैंने इसलिए आपको बताई हैं कि आप दर्शन को समझ सकें। किसी एक चीज, जीव, आत्मा, परमात्मा, स्वर्ग, नरक, पाप, पुण्य, या जीवन के बाद, जीवन में मृत्यु के बाद क्या होगा,
और हम कहाँ रहते हैं, स्वर्ग क्या है, ये सारी बातों से परे हटकर भी दर्शन इस संसार की प्रत्येक वस्तु के प्रति कहे गए विचारों का यथार्थता की, सत्य की परख का ज्ञान ही दर्शन है। तो ये परिभाषाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं। एक परिभाषा आपको और दे देते हैं गांधी जी के अनुसार। गांधी जी ने कहा है, यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं, यह दर्शन को एक प्रयोग मानते हैं जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, सत्य उसकी विषय वस्तु होती है, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं, और उसको जानने के लिए हम प्रमाण एकत्रित करते हैं। तो देखिए गांधी जी ने इसमें दर्शन को क्या माना है, एक प्रयोग। वास्तव में हम लोग एक प्रयोग ही करते हैं, प्रयोग के द्वारा ही अपने विचारों से चिंतन करके विभिन्न तथ्यों के आधार पर, विभिन्न विद्वानों की रिसर्च के आधार पर, खोज के आधार पर अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम जो भी विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, वो एक प्रकार से प्रयोग ही है, जिसमें मानव व्यक्तित्व एवं सत्य, सत्य फिर यहाँ पर वही आ जाता है, यथार्थ सत्य, ठीक है, जो रियल वास्तव में है, उस सत्य की उसकी जो व्याख्या की जाती है, और उसको जानने के लिए प्रमाण एकत्रित किए जाते हैं। साक्ष्य, प्रमाण को आप साक्ष्य भी कह सकते हैं, जिससे यह पता चले कि यह वास्तव में सत्य है। तो ये कुछ विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएं हैं, बहुत सरल है, आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगी। और इन सभी परिभाषाओं की आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि दर्शन क्या है। तो दर्शन है, देखिए, यथार्थ सत्य की खोज करना ही दर्शन है, ठीक है। जो इन सब का सार तत्व है, यथार्थ सत्य की खोज करना ही दर्शन है। तो इससे आप दर्शन क्या है ये समझ गए होंगे, ठीक है। और इसके अब आगे चलते हैं। आपको दर्शन का अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। दर्शन के अब आपको बताते हैं हम पक्ष, एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, कि कैसे कौन कौन से पक्ष हैं जो दर्शन के अंतर्गत लिए जाते हैं। पक्ष का मतलब वह भाग जो दार्शनिक चिंतन में प्रयोग में लाया जाता है, किसके आधार पर दर्शन किया जाता है। तो वो अभी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आप समझ जाएंगे। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके जो है ये याद करने के काम आ जाएगा। एक दो बार दोहरा लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दर्शन के जो अध्ययन की विषय वस्तु है, उसके पक्ष के संदर्भ में कि कौन कौन से भाग उसके अंतर्गत लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास दर्शन के पक्ष।
तो आप देखिए कि दर्शन में हम लोग क्या करते हैं। दर्शन का एक पक्ष होता है वैचारिक पक्ष। इसमें हम लोग क्या करते हैं, वैचारिक पक्ष से क्या स्पष्ट होता है, जिसमें हम उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं, नैतिक सामाजिक किसी भी प्रकार के संदर्भ में जो भी उसके विषय में अध्ययन करना है उस पर अपने विचार प्रकट करते हैं, ठीक है, चिंतन करते हैं वैचारिक रूप से। तो उसको बोला जाता है जैसे उद्देश्य निर्धारित करना, ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करना, विचार करते हैं तो इनके संदर्भ में करते हैं, जैसे मूल्यों का निर्धारण करना, मूल्य निर्धारित करना, सैद्धांतिक तथ्यों को देखना, इस संदर्भ में विचार करना। और आप देखिए और आ जाता है आपका नैतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, नैतिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, और आपका सांस्कृतिक पक्ष है, ठीक है। तो इन संदर्भ में विचार किया जाता है। यहां से एक ही सैद्धांतिक हटा देते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ अभी विचार किया जा रहा है, ठीक है। तो हम दर्शन के संदर्भ में जो भी चीजें हैं, जैसे मान लीजिए किसी भी चीज के विषय में आप विचार करते हैं, शिक्षा के संदर्भ में ले लीजिए, तो आप क्या करेंगे, विचार करेंगे कि क्या उद्देश्य होने चाहिए, क्या मूल्य होने चाहिए, ठीक है, उसका नैतिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, आर्थिक पक्ष क्या है। ऐसे बहुत सारे पक्ष हो सकते हैं, हमने कुछ पक्ष यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। तो विचार करते हैं, जब विचार कर लेते हैं तब हम क्या करेंगे, फिर कुछ उसके संदर्भ में जो पहले कार्य हो चुका है उसके सैद्धांतिक स्वरूप की भी चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, तो उसको बोला जाता है सैद्धांतिक पक्ष, ठीक है, सैद्धांतिक पक्ष। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो भी सिद्धांत हमारे सामने पहले से बने हुए हैं या हम अपने प्रयोग को जब सफल कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी प्रयोग को जब हम करते हैं तो अंत में वह एक सिद्धांत बन जाता है। यदि सफल होता है तो यथार्थ होता है, सत्य होता है, प्रमाणित हो जाता है, साक्ष्यों पे आधारित हो जाता है, तो वह एक सत्य बन जाता है और सत्य सिद्धांत बन जाता है। कब बन जाता है, जब वह सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से सभी पर समान रूप से लागू हो जाता है। हर परिस्थिति में हर जगह उसे सत्य प्रमाणित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है। तो अब ये 2 और 2 जो 4 होते हैं, ये चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे कहीं भी हो, 2 और 2 4 ही होंगे, तो यह एक सिद्धांत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि हर जगह हर परिस्थिति में इसको प्रमाणित किया जा सकता है। इसी तरह हमारे पास जो विचार होते हैं उनको भी प्रमाणित करने का काम इसके अंतर्गत किया जाता है। तो इसमें सिद्धांतों का अध्ययन, आप समझिए इसे विश्लेषण, निर्माण या सुधार परिवर्तन भी आप कह सकते हैं। मान लीजिए पहले से बनी किसी चीज में आप कोई वैचारिक रूप से नई चीज जोड़ना चाहें तो परिवर्तन भी उसके अंतर्गत हो सकता है, नवीन सिद्धांत भी बन सकता है, ठीक है। तो इसके अंदर और चीजें आती हैं कि अब कैसे सिद्धांत होने चाहिए शिक्षा के अंतर्गत। तो जैसे शिक्षा के सिद्धांत हो गए, ठीक है, शिक्षा की विधियां हो गई, पाठ्यक्रम के संबंध में हो गए। ये एक सामान्य बातें आपको लिख के बताई है। इस प्रकार से इनके सैद्धांतिक पक्षों पर विचार किया जाता है। किसमें, तो समझने की बात है ये शिक्षा दर्शन में। हम दर्शन का कौन सा पक्ष पढ़ रहे हैं,
जो शिक्षा से रिलेटेड है, ठीक है, अन्य पक्ष को नहीं पढ़ेंगे। जो भी बातें एजुकेशन के संदर्भ में कही गई हैं सिर्फ वही बातें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है नैतिक पक्ष। नैतिक पक्ष, ठीक है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो भी काम हम करने जा रहे हैं या जो भी विचार हम करने जा रहे हैं या जो भी प्रयोग करने जा रहे हैं या जिसका भी अध्ययन कर रहे हैं उसमें नैतिकता क्या है, ठीक है, नैतिकता कुछ है कि नहीं है। इसके बाद उसके अंतर्गत मानवीय मूल्य हैं कि नहीं है, मानवीय मूल्यों का अध्ययन किया जाता है, जैसे चरित्र से संबंधित है, ठीक है, और सामाजिक मूल्यों का भी अध्ययन किया जाता है। सामाजिक मूल्य, तो नैतिक पक्ष के अंतर्गत उन चीजों को देखा जाता है जो नैतिकता से जुड़ी हुई होती है। इसके बाद आता है सामाजिक पक्ष, ठीक है। सामाजिक, अब जो भी विचार हैं उनमें सामाजिकता है या नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें समाज का विकास, उत्थान, उपयोगिता या कल्याण, शब्द लगा दिया एक हमने, ये सारी बातें सामाजिक पक्ष के अंतर्गत देखी जाती हैं कि जो भी शिक्षा दी जा रही है वह सभी के लिए शिक्षा है कि नहीं, ठीक है, सभी के लिए शिक्षा। इस बात का अध्ययन जो है सामाजिक पक्ष के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है आध्यात्मिक पक्ष। आध्यात्मिक, ये आध्यात्मिक पक्ष में हम क्या अध्ययन करेंगे? आध्यात्म से संबंधित, अध्यात्म हमारी संस्कृति से संबंधित, संस्कृति का हस्तांतरण हम लोग किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है, आध्यात्मिक चीजें और धार्मिकता का अध्ययन करते हैं, धार्मिकता। और आप देखिए ईश्वर संबंधी अध्ययन भी इसमें करते हैं। इसमें जो अध्ययन किया जाता है वो ये होता है कि जो भी मनुष्य है, ठीक है, एक मान लीजिए ये मनुष्य है, इसका ईश्वर से किस प्रकार जुड़ाव बना रहे, वह ईश्वर को भी माने, उसके प्रति भी आस्था रखे, अपने धर्म को भी समझे, अपनी संस्कृति को भी बचा के रखे। ये जो आध्यात्मिक तत्व होते हैं उसका एक आध्यात्मिक पक्ष यहाँ पे माना गया है कि हमें उसका भी अध्ययन करना पड़ता है। यदि मनुष्य पूर्ण रूपेण नास्तिक हो जाएगा तो वह हो सकता है कि समाज विरोधी कार्यों को करने लग जाए, ईश्वर को ना माने तो ईश्वर क्या है देखा किसी ने नहीं है, लेकिन एक उसका नैतिक डर है हमारे ऊपर, हमारे जीवन का आधार है। क्योंकि जो भारतीय दर्शन है उसका अंतिम लक्ष्य क्या है, हम बात कर रहे हैं लक्ष्य की, उद्देश्य की नहीं कर रहे हैं, तो उसका अंतिम लक्ष्य है मोक्ष। अब मोक्ष किसी को मिला या नहीं मिला ये अलग मैटर है, लेकिन इस मोक्ष के लिए हम जीवन भर प्रयास करते हैं, कार्य करते हैं, ठीक है, एक अच्छा सात्विक जीवन जीते हैं, चिंतन करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं, मानव की सेवा करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, नैतिक जीवन जीते हैं, ठीक है।
वह सभी कार्य करते हैं जो मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। तो इसके लिए जीवन जीने के जो एक उद्देश्य लक्ष्य लेके चलते हैं, तो हम कहीं ना कहीं आदर्श कार्यों को करते हैं। ठीक है, जो समाज से संबंधित आदर्श तत्व हैं उनका काम कार्य करते हैं उनके अकॉर्डिंग, और एक अच्छा जीवन जीते हैं जैसे कि हमारे महापुरुषों ने जिया है। आप एक दो महापुरुषों के नाम ले सकते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, ठीक, महावीर स्वामी, कबीर दास। ऐसा कहते हैं कि इनको मोक्ष मिल गया होगा। ठीक है, तो ये जो जीवन जिन्होंने जिया है ये समाज के लिए एक आदर्श है, हम सभी को प्रेरणा देता है। कुछ ना कुछ इनका जीवन हमें सीखने को, बहुत सारे लोग हैं, तो दो तीन नाम हमने लिख दिए, बहुत सारे लोग हैं, तो इनका जीवन एक आदर्श है। इनके द्वारा कही गई बातें हमारे जीवन का आधार हैं। इन्होंने जो शैक्षिक बातें बताई वही आज हमारे पाठ्यक्रम में ग्रहण की गई हैं और उन्हीं को फॉलो किया जाता है, उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे आदर्श हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक पक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो हमारे दर्शन में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत सारे अपना जीवन सैद्धांतिक रूप से जिया और बहुत सारे सिद्धांत बनाए, जिन सिद्धांतों को आज हम शिक्षा में ग्रहण करते हैं। ठीक है, नैतिक पक्ष होता है, मानव का जीवन एक आदर्श जीवन होना चाहिए, चारित्रिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से। ये सारे विचार आप सुनिए, बार बार इसको सुनिएगा तो आपको ये पता लग जाएगा कि दर्शन में हम किसका अध्ययन करते हैं। किसी भी विषय वस्तु को लेते हैं तो उस विषय वस्तु के अंदर किन चीजों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, वस्तुओं के अकॉर्डिंग हमारे चिंतन करने की प्रक्रिया में अंतर आ सकता है। ठीक है, लेकिन पक्ष हमारे पास यही होते हैं, इन्हीं पक्षों के द्वारा हम दार्शनिक दृष्टिकोण से किसी भी विषय वस्तु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जैसे सामाजिक पक्ष है। अब शिक्षा का सामाजिक पक्ष तो होना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षा का जो स्वरूप है किसने बनाया है? समाज ने। और समाज क्या चाहता है कि हमारे जो भावी पीढ़ी आ रही है, जो नागरिक हैं, वो हमारे आदर्शों, नियमों, अनुशासन, कानून, हमारी परंपराओं, हमारी मान्यताओं, हमारी रीति रिवाजों का अनुसरण करें, हमारे समाज का विकास करें, उत्थान करें। ठीक है, हमारे नागरिक प्रगति करें। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को देखने के लिए सामाजिक पक्ष होना बहुत जरूरी है। समझ गए आप लोग? और अंतिम पक्ष हमने लिखा आध्यात्मिक पक्ष। यदि आप इनके अलावा और भी कोई पक्ष समझते हैं तो आप उसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी पुस्तकों में मिल जाता है तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आप दर्शन के जो पक्ष हैं, एस्पेक्ट ऑफ फिलॉसफी, इसको आप समझ गए होंगे। पक्ष का मतलब अध्ययन करने के क्षेत्र, एरियाज, जिन जिन चीज़ों पर हमें विचार करना होता है। ठीक है, सभी चीज़ें स्पष्ट होंगी आपके सामने। मैं नहीं समझता कि अब कोई प्रॉब्लम होगी आपको। अगर कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा। हमारे वीडियो आप देखिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अन्य छात्र भी पढ़ लेंगे, अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।